हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो 1 है। ये क्लास 10th का है। ये क्लास 10th का है और इसका पहला चैप्टर है जो है जीव परक्रम पोषण। इसका जीव परक्रम पोषण कहा जाता है। अब आता है पहला, जैव प्रक्रम कहते हैं किसे? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवों के शरीर में होने वाले हुए सभी क्रियाएं। जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों को अनुरक्षण यानी उसका रक्षा होता है, जिसके द्वारा जीवों का रक्षा होता है, रक्षा संभव होता है, अतः इसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब किसे कहते हैं जैव प्रक्रम? कहते किसे हैं? जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं। जीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण संभव होता है, यानी जीवों का अनुरक्षण होता है, अतः उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जैव प्रक्रम के निम्नलिखित भेद होते हैं। मतलब जैव प्रक्रम जो होता है वो निम्नलिखित प्रकार का होता है। मतलब यह मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, उसके भेद होते हैं। जैव प्रक्रम के 4 भेद हैं। जैसे पहला नंबर है क्या? पोषण है, दूसरा शोषण है, तीसरा परिवहन है, चौथा उत्सर्जन है। अब इन चारों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। किसे कहते हैं पोषण, किसे कहते हैं शोषण, किसे कहते हैं परिवहन, किसे कहते हैं और उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो पहला नंबर देखते हैं हम लोग क्या? पहला नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर से पोषण देखते हैं। पोषण, अब पोषण किसे कहते हैं? मतलब पोषण है क्या? सब पोषण किसे कहते हैं? देखिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, कुत्ता बिलाय हम लोग जितने भी हैं, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए, साथ ही शरीर के अंदर विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए, यानी हमारे अंदर शरीर के अंदर विभिन्न कार्य जो होता है, जिससे हम लोग की वृद्धि होती है, ऊर्जा प्राप्त होता है, हम लोग बढ़ते हैं, हमारा हाथ पैर बढ़ता है। इसीलिए मतलब इन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा पोषण के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब जीवों में यह ऊर्जा जो होता है, मतलब हम लोग भी क्या है, एक जीव है, हमें ऊर्जा चाहिए, लेकिन हमें ऊर्जा किस चीज़ से प्राप्त होता है? पोषण। अब पोषण किसे कहते हैं? जो हम लोग खाते हैं उसे पोषण कहते हैं। जो हम लोग खाते हैं और वह शरीर में जाकर वह ऊर्जा के रूप में बदल जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर विभिन्न कार्य पूरा होते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, साथ ही शरीर के अंदर विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा पोषण के द्वारा प्राप्त होता है। तो यह यहाँ तक पोषण समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग शोषण में। शोषण। अब आता है शोषण किसे कहते हैं? पोषण से प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ का, पोषण से प्राप्त मतलब जो खाना पोषण यहाँ जब भी बोल रहा है तो समझिए यहाँ पर क्या होगा? खाना होगा। पोषण से प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ का शरीर को, मतलब पोषण के द्वारा जो हम लोग रोटी, कड़ा चीज़ जो खाते हैं, रोटी खाते हैं, ऐसे रोटी या जो खाते हैं वह जटिल खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। का सरलीकरण मतलब उसका छोटा छोटा कण को ही सरलीकरण कहा जाता है। सरलीकरण उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया द्वारा होता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या है? यह उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया एक अभिक्रिया है शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर में भोजन को तोड़ने का काम करता है, क्रिया द्वारा होता है। मतलब ये सरलीकरण जो छोटे-छोटे भोजन टूटता है, किसके द्वारा टूटता है? उपचयन एवं अपचयन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में भोजन टूटता है। इस क्रिया को पूरा करने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। इस क्रिया को पूरा करने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इस क्रिया को पूरा करने के लिए। मतलब हमारे शरीर को कोई भी जैसे हम लोग खाना खाते हैं, चावल, दाल, इसे ऊर्जा में बदलने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के ये संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए लिखा गया है शोषण क्रिया को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि शोषण द्वारा प्राप्त होता है। ऑक्सीजन किसके द्वारा प्राप्त होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो शोषण के द्वारा प्राप्त होता है।
अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन शरीर के अंदर आता है। सही बात है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, अंदर जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब हम लोग सांस लेते हैं यानी शोषण क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन आता है और बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा तीसरा नंबर क्या है, परिवहन। अब परिवहन क्या होता है, देखिए एक कोशिकीय जीव, आप यहाँ पर आप लोग समझेंगे एक कोशिकीय जीव क्या होगा। एक कोशिकीय जीव जैसे हम लोग कहते हैं अमीबा, बैक्टीरिया, जीवाणु, मतलब जिसका एक ही कोशिका हो, एक ही से अपना खाना पाना जो करता है, चलता बुलता है, सब एक ही कोशिका वाले जीव आते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु, शैवाल, अमीबा, ये सब एक कोशिकीय जीव है। अब आते हैं कुछ एक कोशिकीय जीव में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए, मतलब कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। मतलब आदान प्रदान, ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए, ये क्या हो गया, परिवहन हो गया। ये क्या हो, परिवहन हो गया। इसलिए बोल रहा है कुछ एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब एक कोशिकीय जीव में, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोग में क्या सांस लेने के लिए क्या, हमारा नाक है, मुंह है, दो गो है, नाक और मुंह। हम लोग किस कोशिकीय में आते हैं, बहुकोशिकीय में आते हैं। हमारे पास श्वसन करने के लिए क्या है, नाक है और मुंह है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक कोशिकीय जीव जो होता है वह अपने शरीर से ही, एक कोशिकीय जीव अपने शरीर से ही श्वसन करता है। जैसे केचुआ जो होता है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। केचुआ जो होता है वह अपने त्वचा से सांस लेता है। और मच्छर जो होता है वायु नलिका से सांस लेता है, जो उसके लंबे लंबे टांगे निकले होते हैं, उसके द्वारा वो सांस लेता है। इसीलिए एक कोशिकीय जीव में जो होता है श्वसन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने शरीर के सतह से ही कर लेता है। अब आता है, देखिए नहीं करता है, बोलो नहीं होती है, मतलब अंग नहीं होता है, कोई विशेष अंग नहीं होता सांस लेने के लिए, क्योंकि इसकी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। क्योंकि जो इसकी कोशिकाएं जो होती है, बाकी कोशिका जो होती है वो हमेशा पर्यावरण के संपर्क में रहता है। वो हमेशा पर्यावरण के संपर्क, मतलब प्रकृति से वो जुड़ा रहता है। और वो सीधे शोषण कर लेता है और शोषण कर लेता है। परंतु 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 बहुकोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन तंत्र होता है। देखिए एक कोशिकीय जीव में क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव में वह सीधे पर्यावरण के संपर्क में जुड़ा रहता था, उसके पास कोई विशेष अंग नहीं था श्वसन करने के लिए। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जैसे हम लोगों में श्वसन करने के लिए क्या है, नाक है और मुंह है। इसीलिए हम बोल रहे हैं बहुकोशिकीय जीवों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वसन तंत्र लगा होता है। मतलब श्वसन तंत्र होता है, मतलब सांस लेने के लिए एक तंत्र होता है जिसे कहा जाता है श्वसन तंत्र होता है। इसके कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने के लिए परिवहन तंत्र होता है। जो हमारे शरीर के अंदर, देखिए हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, और इसे लाने और जाने के लिए परिवहन तंत्र होता है। हमारे शरीर में एक परिवहन तंत्र होता है जो हमारे ऑक्सीजन को ग्रहण करता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसी को कहा जाता है, परिवहन तंत्र कहा जाता है। इस परिवहन तंत्र को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाने वाले तंत्र को परिवहन तंत्र कहा जाता है। और तंत्र होता है और जिसे परिसंचारण तंत्र भी कहा जाता है। परिवहन तंत्र को परिसंचारण तंत्र भी कहा जाता है। कोई पूछ दे आपको परिवहन तंत्र को और किस तंत्र को ही कहा जाता है और किस तंत्र के नाम से जाना जाता है, तो परिसंचारण तंत्र से भी इसे जाना जाता है। अब आता है चौथा, हमारा लास्ट आता है यहाँ उत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या है, देखिए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में, यहाँ समझते हैं एक कोशिकीय जीव क्या, अमीबा, बहुकोशिकीय हम लोग ले लेते हैं हम, अमीबा और मानव के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वहन के फलस्वरूप, यानी परिवहन के फलस्वरूप, वहन को परिवहन भी कर सकते हैं,
वहन के फलस्वरूप कुछ उपयोगी एवं कुछ हानिकारक पदार्थ मिलते हैं। जैसे देखिए, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के शरीर में जब ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है तो कुछ लाभदायक पदार्थ और कुछ हानिकारक पदार्थ मिलते हैं। कुछ लाभदायक पदार्थ और कुछ हानिकारक पदार्थ मिलते हैं। हाँ, लाभदायक पदार्थ जो होता है वह शरीर जो होता है वो अपने अंदर रख लेता है, और हानिकारक जो पदार्थ होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह अपने साथ बाहर लेके चला जाता है। इसीलिए यहाँ बोल रहा है कुछ उपयोगी एवं कुछ हानिकारक पदार्थ मिलते हैं। इस हानिकारक पदार्थ का मतलब देखिए, हानिकारक पदार्थ तो शरीर से बाहर निकलेगा और लाभदायक पदार्थ क्या होगा, वो शरीर के अंदर रहेगा। इसलिए इस हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब फाइनली से क्या कह सकते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के फलस्वरूप कुछ उपयोगी एवं कुछ हानिकारक पदार्थ मिलते हैं। इस हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। इस हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। एक आ गया फिर से हमारे पास पोषण। पोषण किसको कहते हैं, एक पोषण हम लोग डिफिनेशन एक और पढ़ते हैं हम लोग डिफिनेशन इसका पोषण का। पोषण है, अब पोषण किसे कहते हैं, वैसा विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके, देखिए वैसा विधि, पोषण किसे कहते हैं, वैसा विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है, अतः वह पोषण कहलाता है। वैसा विधि जिसके द्वारा जीव, जैसे हम लोग पोषक तत्व क्या होगा, चावल दाल रोटी सब्जी अंडा मांस मछली, ये सभी तत्वों को ग्रहण करके, ये सभी चीज़ों को ग्रहण करके मतलब वह ग्रहण अंदर करके उसका उपयोग करता है, अतः वह क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो वैसा विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहा जाता है। अब आता है पोषण। पोषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला नंबर आता है स्वपोषण। पोषण के निम्नलिखित प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला नंबर होता है स्वपोषण। अब स्वपोषण किसे कहते हैं, वे सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहकर स्वयं अपना भोजन का निर्माण करता है। अब समझिए स्वपोषण कहते हैं किसे, वे सभी जीव जंतु या पेड़ पौधे जो अपना भोजन किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है और वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, अतः वे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि को स्वपोषी कहा जाता है। वे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है बल्कि दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, उसे स्वपोषी जीव कहा जाता है। अतः इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहा जाता है। अतः इस प्रकार पोषण प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहा जाता है। स्वपोषण कहेगा कौन कौन है, स्वपोषी जीव कौन कौन सा है, तो बोल सकते हैं पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, ये सभी क्या है, स्वपोषी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आता है एक पॉइंट आता है हमारे पास, ये एक पॉइंट आता है, देखिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर क्लोरोफिल एवं जल मिट्टी से प्राप्त के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। देखिए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण मतलब जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर क्लोरोफिल एवं जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जो सूर्य का प्रकाश जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोफिल एवं जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। कहा क्या रहा, ये प्रकाश संश्लेषण का विधि होगा, ये जितना है प्रकाश संश्लेषण का विधि हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। इसके स्किप करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर आता है, देखिए क्लोरोफिल एक हरे रंग का वर्णक होता है। मतलब कोई भी पूछ देता है, आप क्वेश्चन आपको बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। जिसके कारण
हरे पत्तेदार पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं, जिसके कारण जो होता है, जिसके कारण हरे पत्तेदार जो हरा रहता है वो पेड़ पौधे का रंग होता है, हरे रंग का होता है, उसका क्या होता है, वह रंग होता है। अब आता है दूसरा नंबर होता है परपोषण। परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? देखिए, वे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करता, मतलब वे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, बल्कि वह दूसरे पर आश्रित रहता है। अतः ऐसे जीव जंतु को परपोषी कहा जाता है। अतः इस प्रक्रिया को परपोषण कहा जाता है। यानी परपोषण किसे कहते हैं? वे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करता है, बल्कि वह दूसरे पर आश्रित रहता है। अतः ऐसे जीव जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। अतः यह प्रक्रिया परपोषण कहलाता है। अब यहाँ तक परपोषण समझ गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। परपोषण भी 3 प्रकार का होता है। परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहला आता है मृतजीवी परपोषण। अब मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं? वे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन की प्राप्ति वे सभी जीव जंतु बोल सकते हैं। वे सभी जीव जो अपने भोजन की प्राप्ति मृत जीव मतलब मरे जीव जंतु पेड़ पौधे से करता है। मतलब वे सभी जीव जो होता है, वे सभी जीव जो मरे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के द्वारा वो अपना भोजन करता है, मतलब वो अपना भोजन की प्राप्ति करता है। अतः ऐसे जीव को मृतजीवी पोषी कहा जाता है। अतः पोषण प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को परपोषण कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? मृतजीवी परपोषण किसे कहते हैं? वे सभी जीव जो अपने भोजन की प्राप्ति मृत जीव जंतुओं पेड़ पौधे से करता है। अतः ऐसे जीव को मृतपोषी कहा जाता है, मृतजीवी पोषी कहा जाता है। एवं पोषण प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को मृतजीवी परपोषण कहा जाता है। अब जैसे में क्या आता है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया इत्यादि। कवक, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि इसलिए हो गया। मृत जीव को अपघटक कर्ता भी कहा था। मृत जीव को एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर सकते हैं हम लोग। मृत जीवी को अपघटक कर्ता भी कहा था, मतलब मृत जीवी जो होता है वह अपघटन करता है, किसी भी चीज़ का वह अपघटन करता है, इसलिए उसे अपघटक कर्ता कहा जाता है। अपघटन मतलब होता है उसका शोषण करता है, मतलब उसको धीरे धीरे उसको खा के खत्म कर देता है, उसे अपघटन कहा जाता है। अब आता है यहाँ पर दूसरा नंबर परजीवी पोषण होता है। अब परजीवी पोषण किसे कहते हैं? वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अतः ऐसे जीव को परपोषी जीव कहा जाता है। एवं पोषण प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहा जाता है। ये परजीवी पोषण जो होता है वह सेम होता है, परपोषण की तरह होता है, परपोषण की तरह यह कार्य करता है। अब जैसे में देख सकते हैं अमीबा हो गया, एंट अमीबा और मलेरिया, 2 गो होता है, ये परजीवी परपोषण होता है। अब तीसरा नंबर आता है प्राणी संपोषण। तीसरा नंबर क्या है? प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? वे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन को ठोस एवं तरल के रूप में ग्रहण करता है। वे सभी जीव जंतु जो अपने भोजन को ठोस एवं तरल के रूप में, ठोस मतलब वह जैसे रोटी हो गया, ये सभी चीज़ को ये सब ठोस है, एवं तरल मतलब पानी दूध के रूप में ग्रहण करता है। एवं ऐसे जीव को प्राणी संपोषी कहा जाता है। प्राणी मतलब क्या? प्राणी मतलब मानव, इसे प्राणी संपोषण मतलब प्राणी मतलब मानव। एवं पोषण की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य, मेढक, अमीबा आदि।
अब यहाँ पर वे सभी जीव, प्राणी संपोषण कहते किसे हैं? वे सभी जीव जो अपने भोजन को ठोस एवं तरल के दोनों के रूप में ग्रहण कर सकता है, दोनों के रूप में प्राप्त कर सकता है, वह कौन हो सकता है? ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करने वाला कौन सा? वो मानव ही हो सकता है। वो अपने हिसाब से ठोस को ग्रहण कर लेता है और तरल को भी ग्रहण कर लेता है। अतः ऐसे जीव को प्राणी संपोषी कहा जाता है एवं पोषण प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को प्राणी संपोषी कहा जाता है, प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे मनुष्य हो गया, मेढक, अमीबा, ये सभी हो गए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जीवों में पोषण प्राप्ति की विधि, मतलब जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि क्या क्या होती है? जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि क्या क्या होती है? पहला नंबर, एक कोशिकीय जीव अपना भोजन अपने शरीर के बाहरी सतह से प्राप्त करता है। मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, वह अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह अपने बाहरी सतह के द्वारा। वह अपना भोजन, पोषण मतलब भोजन, अपने शरीर के बाहरी सतह से, यानी कोई भी सतह से करता है, बाहरी सतह से करता है, वो अपने शरीर त्वचा से करता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव अपने भोजन की प्राप्ति जो होता है वो अपने विभिन्न अंगों के द्वारा करता है, विभिन्न अंगों के द्वारा करता है। वो अपने भोजन की प्राप्ति अलग अलग अंगों से करता है। ये तो हो गया बहुकोशिकीय जीव जो होता है वो अपने शरीर के बाहरी सतह से करता है, और बहुकोशिकीय जीव जो होता है वो अपने अंगों के द्वारा करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर फाइनली प्रकाश संश्लेषण। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, ये सबसे वीवीआई होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं? जैसे पेड़ पौधे एक विशेष प्रकार की विधि के द्वारा, पेड़ पौधे जो होता है एक विशेष प्रकार की विधि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। पेड़ पौधे जो होता है एक विशेष प्रकार की विधि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मतलब पेड़ पौधे जो होता है वह जो भोजन का निर्माण करता है, तो वह एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करता है। अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस विधि में पौधे की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, इस विधि में प्रकाश संश्लेषण की इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करके, इस विधि में प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे की जो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जल को अवशोषित कर रासायनिक अभिक्रिया करता है। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अवशोषित करके रासायनिक अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब सीधा प्रकाश संश्लेषण का एक सूत्र होता है, देखिए क्या करता है। पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करता है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करता है, यानी पेड़ पौधा जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और जल की उपस्थिति में ये दोनों अभिक्रिया करता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये जो होता है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये जल जो होता है, जल अवक्षेप के रूप में ये प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ जल है। कार्बन डाइऑक्साइड जल अभिक्रिया करा तो क्या बना? ग्लूकोज बना। और क्या बना? ऑक्सीजन। और जो बाद में बचा हुआ अवक्षेप के रूप में वो क्या है? जल है। क्या है? जल। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये इसको याद करने वाला है, हम लोग याद कर सकते हैं। इसे संतुलित करने के लिए हम लोग बाद में बताएंगे। पहले इतना समझ लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और बाद में जो बचता है वह जल का भी निर्माण हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक निम्न है। प्रकाश संश्लेषण के कितने घटक होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के मुख्य 4 घटक होते हैं। पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य होता है। प्रकाश संश्लेषण के ये मुख्य घटक होते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है इन्हीं चारों के द्वारा इस संभव होता है। अगर इसमें से कोई भी एक नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चारों के द्वारा ही होता है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही संभव होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पॉइंट नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन का प्राप्त होता है। सही बात है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का प्राप्त। यहाँ देखें हम लोग, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या हुआ? ग्लूकोज और ऑक्सीजन का प्राप्त हुआ।
ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। अब दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के कारण संभव हो पाती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम लोग बताएं क्या, 4 गो से संपन्न होता है। पहला नंबर क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा सूर्य। इन चारों के द्वारा संभव होता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के कारण संभव होती है। होती है, ना कि पत्ते का रंग जैसे लाल, हरा, भूरा इत्यादि का रंग। मतलब बोल रहा है कि जैसे पत्ता का रंग जैसे हरा हो, क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग होता है हरा होता है। इसीलिए मतलब हरे रंग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं होती है, क्लोरोफिल के कारण संभव होती है। और पत्ते के रंग पर निर्भर नहीं करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वह जो होता है वह क्लोरोफिल पर संभव करती है, क्लोरोफिल पर निर्भर करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आता है प्रकाश संश्लेषण का स्थान। मतलब प्रकाश संश्लेषण का स्थान मतलब कहाँ कहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है। पहला नंबर आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में होती है। अब यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल में होती है। अब दूसरा नंबर आता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है। जैसे दूसरा पॉइंट मिल गया हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तीसरा नंबर आता है क्लोरोफिल का अधिकांश हिस्सा पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल का जो अधिकांश हिस्सा जो होता है, सबसे ज़्यादा हिस्सा मतलब सबसे अधिकांश हिस्सा जो होता है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, क्योंकि पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए अधिकांश हिस्सा पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसीलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। मतलब पेड़ पौधों के पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, क्योंकि वह भी एक प्रकार का पेड़ पौधा का वह क्या है, वह एक अंग है, इसीलिए उसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ चौथा नंबर क्या है, पत्तियों के बाह्य त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा होता है। हम लोग पता है पत्तियों की बाह्य त्वचा मतलब पत्ती का बाहरी सतह में त्वचा यानी बाहरी सतह में रंध्र या स्टोमाटा मतलब एक छिद्र होता है। मतलब पत्तियों में पेड़ पौधों की पत्तियों में के बाहरी पत्ती का जो बाहरी सतह होता है वहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा के बारे में और आगे पढ़ेंगे, अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा होता है, इसके मध्य एक छिद्र होता है। मतलब स्टोमाटा के बीच में एक क्या होता है, छिद्र होता है। मतलब एक छिद्र होता है, स्टोमाटा के बीच में एक छिद्र होता है जो आवश्यकता के अनुसार खुलता है एवं बंद होता है। स्टोमाटा के अंदर बाहरी सतह में पेड़ पौधे की पत्तियों के बाहरी सतह में क्या पाया जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है, जिसके अंदर एक छिद्र होता है और जो इसका काम क्या होता है, यह आवश्यकता के अनुसार खुलता एवं बंद होता है। जो छिद्र होता है स्टोमाटा का वो आवश्यकता के अनुसार खुलता एवं बंद होता है। अब कैसे काम करता है तो यहाँ पर दिया गया है, जब जल स्टोमाटा में भर जाता है तो स्टोमाटा बंद हो जाता है। स्टोमाटा में जब जल भर जाता है मतलब वह कंप्लीट हो गया, मतलब जल भर गया तो वह क्या होता है, बंद हो जाता है। और जब जल बाहर निकल जाता है तो स्टोमाटा खुल जाता है। मतलब बाहर जब खाली हो जाता है स्टोमाटा तो वो खुल जाता है, और जब भर जाता है तो स्टोमाटा बंद हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। तो आगे देखिए, आगे क्या है देखिए, जंतुओं में पोषण। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। मतलब जीव जंतु जो होता है अपना पोषण किस प्रकार के से करता है। तो पहला नंबर आता है जंतुओं में पहला नंबर आता है अमीबा। आता है। अब देखिए अमीबा किस प्रकार अपना पोषण करता है। देखिए अमीबा का भोजन शैवाल, बैक्टीरिया, डायमेट अंग, छोटे छोटे एकोशिकीय जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मतलब यहाँ पर कहा क्या रहा है, देखिए अमीबा का भोजन जो होता है अपना भोजन किस चीज़ को बनाता है। अमीबा अपना भोजन शैवाल, बैक्टीरिया, डायमेट और छोटे छोटे जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, एकोशिकीय जीव हैं, और मरे और मृत कार्बनिक पदार्थ यानी मरे कार्बनिक पदार्थ जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मतलब
ये अमीबा जो होता है वह शैवाल, बैक्टीरिया, डायमेट एवं छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव एवं सड़े गले पदार्थों का अपना भोजन के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब बैक्टीरिया, डायमेट, अंग, छोटे-छोटे कोशिकीय जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। इन्हीं के द्वारा यह पोषण प्राप्त करता है कौन? अमीबा। अमीबा में पाचन, अंतग्रहण। अमीबा में पाचन, अंतग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण प्रक्रिया से पूरा होता है। अमीबा में पाचन की क्रिया जो होता है अंतग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा पूरा होता है। अमीबा में पाचन किस प्रकार होता है? अब हम लोग देखते हैं अंतग्रहण क्या? अंतग्रहण, पहला नाम अंतग्रहण। अमीबा भोजन को कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। पहले अमीबा जो होता है भोजन को कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा भोजन को किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करता है। पहला नंबर हो गया अपाचन। अपाचन क्या है? देखिए अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में एंजाइम के द्वारा होता है। हम लोग को पता है कि अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। और किस प्रकार होता है, मतलब कैसे हो जाता है? मतलब उसमें तो कुछ तो पाया जाता होगा, वहाँ एंजाइम के द्वारा होता है। रसधानी में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने के द्वारा काम आता है। इसीलिए राजधानी में एंजाइम के द्वारा होता है भोजन का पाचन। अब आता है तीसरा बहिष्करण। अब बहिष्करण क्या है? बहिष्करण अमीबा में भोजन के पाचन के फलस्वरूप, मतलब अमीबा में भोजन के पाचन के बाद वो अस्थायी छिद्र से अवशिष्ट मतलब हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अमीबा में भोजन के पाचन के फलस्वरूप वो अस्थायी छिद्र से एक अस्थायी छिद्र होता है, मतलब वो अस्थायी छिद्र नहीं होता, वो कहीं भी वह जा सकता है, उसे अस्थायी छिद्र कहा जाता है। उससे हानिकारक यानी अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है, अतः उसे बहिष्करण कहा जाता है। हम लोग अमीबा के बारे में देख लिए पूरा कंप्लीट। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब लोग हम देखेंगे कल मानव का पाचन तंत्र देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे मानव का पाचन तंत्र। आज तक रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।